आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 65, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक एक छत्र जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मल्लिक का खमहार देख लो। जिस बड़े चौताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी के श्राद्ध के दिन लोगों ने सरबघटन भोज खाया, उसी को घेर कर खलिहान बनाया है तहसीलदार साहब ने। 10 बीघे का घेराव है। रामकृपाल सिंह अपनी बची खुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन रखकर तीरथ करने जा रहे हैं। काशी केदार जी जहां तक जा सकें। तहसीलदार साहब ने कहा है, बाकी रुपया जहां से लिखिएगा मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे। बाकी खजाना, घर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकलदीप के प्रायश्चित और सत्यनारायण पूजा के लिए खेलावन 200 रुपया मांगने गया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में एक पैसा नहीं है। घर के पिछवाड़े की जमीन, जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था, लिख दी तो 300 रुपये दिए। सब मिलाकर 5-6 हजार मन से क्या कम होगा धान इस बार। तंत्रिमा छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, धनुषधारी छत्री टोली और गहलोत छत्री टोली के जन मजदूरों की हाड़ी माघ महीने में ही टंग गई है। खमहार में जितना धान हिस्सा होगा उससे चौगुना तो कर्जा है। सब काट लिया जाएगा और इस बार तो लगता है गांव में गुजर नहीं चलेगा। खेलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल एक ही हल चलावेंगे। एक हल अधहरी पर चलेगा। अधहरी यानी आधा हल। रामकृपाल सिंह ने तो खेतीबाड़ी उठा ही दी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिवशक्कर सिंह 2 हल चलावेंगे। तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर। बेतार कहता था, उसी में सब कुछ होगा। हल, चौंगी, बिधा, कोड़कमान, कादी गोरा और धन कटनी भी। आदमी की क्या जरूरत, पानी का पंपू आवेगा। इंद्र भगवान की खुशामद की जरूरत नहीं। कमला नदी में पंपू लगा दिया, मिशन स्टार्ट कर दिया और हथिया सूढ़ की तरह सब पानी सूख कर खेत पटा देगा। जब इंद्र भगवान को ही नून नेबू चटा रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार में एक जूट मिल और खुला है। 3 जूट मिल। चलो चलो, 2 रुपया रोज मजदूरी मिलती है। गांव में अब क्या रखा है। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव से पूछो ना, महात्मा जी की जगह अब कौन आवेंगे। जमाहिर लाल। मगर महात्मा जी तो एक ही कोपिन पहनते थे। विरंची कहता है, जहां सभी जात भाई का 12 बरन का ऊंच नीच का पत्ता जूठा हुआ है, उस खमहार में बरक्कत तो उधियाकर होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे, इस बार सभी को अपने हिस्से में से औकात मुताबिक धान देना होगा। 1 कट्ठा, आध कट्ठा, 1 सेर, आध सेर। महात्मा जी का चन्ना हो रहा है। महात्मा जी का चन्ना? क्या होगा चन्ना? श्राद्ध तो हो गया। नहीं, रहुआ के गुरु बंसी बाबू ने दिल्ली में आकर 1 करोड़ या 1 लाख, पता नहीं, 1,000 याद नहीं, मगर 1 मोट रुपया गुरुबंसी बाबू ने जमाहिर लाल को जाकर दिया है। महात्मा जी का चन्ना। सुनते हैं और भी देंगे। हैं? कौन हल्ला करता है उधर? अरे कौन, रमपियरिया है? रमपियरिया और रमपियरिया की मां के गले की आवाज सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है। आज लगता है मारपीट ज्यादा हुई है। रामदास गुसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक ना एक दिन वो भी खून करेगा। साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है। भ्रष्ट कर दिया।
अब वो मठ है, लालबाग मेला का बीना बाजार हो गया। 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा होता है। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमृत दास के साथ कागज पत्र ठीक करते रहते हैं। किसी किसी दिन सुमृत दास सीढ़ी पर लड़खड़ा कर गिर जाता है। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गगाई माझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमली की माँ को, कमली को, सेबिया बूढ़ी सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब कि कमली की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब खराब गाली जो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमली के बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमली दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और बोली, बाबा, मुझे जो सजा देनी हो दो, मगर माँ को गाली मत दो, उनका क्या कसूर। कमली को देखकर तहसीलदार साहब का नशा उतर गया। वे ऊपर भागे। उस दिन से माँ कमली को 1 मिनट भी अकेली नहीं छोड़ती है। बिलार को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी तेज हो जाती हैं। कमली की माँ को डर है, तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। 1 सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमली को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है। उन पर कैसे विश्वास किया जाए, न जाने कब क्या कर दें। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धन दबनी पर जो मजदूरी मिलती है, खलिहान पर रही बाकी मौजर हो जाता है। नाब, धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। मिल का भौंपा बजता है रोज, सुनते नहीं? बुला रहा है, आओ हो। रात के सन्नाटे में जोत की काका की खांसी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है। खाएं खाएं। दिन में ठीक दोपहर को अमड़ा गाछ पर बैठकर काका जिस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाएं खाएं। खाएगा, सबको खा जाएगा। पिंगल वर्णा देवी क्रमशः बढ़ी आ रही है। उसके हजारों गण दांत निकाले हैं, जीभ लपलपा रही है। खाएगा खाएगा। भयार्त शिशु की तरह सारा गांव कोहरे में दुबका हुआ थरथर कांप रहा है। खबरदार, होए खबरदार। तहसीलदार साहब ने खलिहान जोगाने के लिए 3 संथालों को और ड्योढ़ी के पहरा के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। 1 नाल बंदूक का लेसन फिर मिला है। चलित्तर कर्मकार जब तक पकड़ाता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती है, बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर को। बालदेव जी जगे हुए हैं, शाम को पुरैनिया से लौटे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। पुरैनिया जाने के समय लक्ष्मी ने बावनदास का बस्ता, गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता देते हुए कहा था। लघु शंका करने के समय पॉकेट से निकालकर गांगुली जी से वो भेंट करने गया था। गांगुली जी ने पूछा था, बावनदास ने कुछ दिया है आपको? जी नहीं। बालदेव जी इस जाड़े के मौसम में भी पसीना पसीना हो गए थे। ना जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहते इन चिट्ठियों को नहीं दे सकता। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहर लाल नेहरू जी बावनदास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यों भी आज तक जितने लीडर आए, सबों ने बावनदास से ही हंसकर बातें की। उस बार मिनिस्टर साहब आए। बड़े बड़े लीडरों, मारवाड़ियों, वकीलों, मुख्तियारों और जमींदारों ने दस्तखत करके दरखास्त दिया, भगवती बाबू सरकारी वकील को कांग्रेस का मेंबर बहाल कर दिया जाए। मगर मिनिस्टर साहब ने बावनदास से पूछा, क्यों बावनदास जी? भगवती बाबू बहाल नहीं हुए। आखिर 52 की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुराजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था। और ये चिट्ठियां? नहीं, वो हरगिज नहीं देगा। लक्ष्मी को न जाने क्या हो गया है। जिस दिन बस्ता मिला, दोनों बखत सत्संग के समय सिर छुलाकर सामने रखती थी। रोज चंदन और फूल चढ़ाती थी इस पर। कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। पुरैनिया से लौटने पर कुशल मंगल पूछना तो दूर, पूछ बैठी, गंगुली जी को दे दिया ना? हाँ हाँ, दे दिया। इतना ना प्रतीत था तो मेरे हाथ में दिया ही क्यों था? बालदेव जी को नींद नहीं आ रही है। बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपाकर रख दिया है। धूनी तो धू धू कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर जाते हैं। होए खबरदार, पहरू चिल्लाता है। बालदेव जी धूनी के पास बैठकर लकड़ियों को जरा इधर उधर करते हैं, फिर कनखी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं।
धीरे से बस्ता निकालकर खोलते हैं। उनका सारा देह सिहर रहा है, जीभ सूख कर काठ हो गई है, मुंह में थूक नहीं है, धूनी की आग लहलहा उठी है, लकड़ियां चिट-चिट बोलती हैं। बालदेव जी ने एक चिट्ठी निकाली। दोहाई गांधी बाबा, बाप रे! लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है। गुसाई साहेब, छी छी, ये क्या कर रहे हैं? सतगुरु हो, क्षमा करो। बालदेव, पापी, हत्यारा। धूनी की आग लक्ष्मी के कपड़ों में लग जाती है। लगने दो आग, मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जल कर मर जाऊंगी मगर। बालदेव जी की कसी हुई मुट्ठी खुल जाती है। लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से चिपकाकर खड़ी होती है। कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी छींटते हैं। हे भगवान, सतगुरु हो, जय गांधी जी, बाबा, जय बावनदास जी। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं, बड़े बड़े फफोले निकल आए हैं। बालदेव जी अपनी मसहरी में आकर छिप जाते हैं। लेट कर सोचते हैं, नहीं, अब यहां रहना अच्छा नहीं। वो किस मुंह से यहां रहेगा? लक्ष्मी की ओर अब ये निगाह उठाकर कभी देख नहीं सकेगा। वो पुरैनिया जाएगा, वहीं से चन्नन पट्टी चला जाएगा। वो अब अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपने जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी में हैं। ये तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी? काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है अब यहीं खुट्टा गाड़ेगा। ठीक है, नहीं, लक्ष्मी पर जाते जाते अकलंग लगाकर नहीं जाएगा वो। गोसाई साहब उठिए, सत्संग का समय हो गया। लक्ष्मी कराहते हुए उठती है। सारा देह जल गया है। रोज की तरह लक्ष्मी उठती है। उठकर बालदेव जी के बिछावन के पास आती है। मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठों में आंखें लगाती है। साहेब बंदगी। बालदेव जी रोते हैं सिसकियां लेकर। लक्ष्मी, उठिए गोसाई साहेब। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 65, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।